दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और इसी बेहतर तैयारी में मैं कुछ आपकी इम्प्रूव करने के लिए एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आज बात करूँगा कुछ टर्मिनोलॉजी की, जो पेडागोजी और एनईपी में मैंने यूज़ करी है। हो सकता है आपको मुश्किल लग रहे हों, और ये वाले जो टर्म हैं आपके एग्ज़ाम में भी बहुत काम में आने वाले हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है इस वीडियो के बाद हम काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे कुछ टर्म्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है टर्म जो है एबिलिटी। तो हमें ये जानना है कि एबिलिटी क्या होती है। ये वर्ड वैसे आपने सुन बहुत रखा होगा कि मेरे अंदर ये काम करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है। लेकिन इन चीज़ों में जो बेसिक डिफरेंस है, हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि हम नॉर्मल जब हम बात करते हैं, यूज़ करते हैं, तो तीनों ही वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, बट डिफरेंस नहीं पता होता है। तो देखते हैं एबिलिटी क्या है। लिखा हुआ है एबिलिटी इज वास्ट अंडरलाइंग कैपेसिटी और टैलेंट दैट इज एसेंशियल टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। तो एक कैपेसिटी के अंदर आता है, व्यापक है। इसको एक टैलेंट कह सकते हैं, जो अनिवार्य है किसके लिए, सीखने के लिए, और नॉलेज और स्किल को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें बेसिकली जो एबिलिटी है, योग्यता है, नॉलेज हमारा जो ज्ञान है, और स्किल है उसको अप्लाई करने के लिए क्या आवश्यकता है एबिलिटी की। मैं इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा भी। नीचे लिखा हुआ है एबिलिटी सिंपली रेफर टू द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग। यदि हमें कुछ करने का पोटेंशियल है तो उसको हम एबिलिटी कहते हैं। लेकिन जो स्किल होता है वो क्या करता है, रिफर्स टू पोटेंशियल पॉसेस बाय इंडिविजुअल टू डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल। जो किसी ने सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, उसको करने के लिए यदि आप कर सकते हैं, वो स्किल के अंतर्गत आता है, राइट। वैसे हमने ये जो ये वाला टर्म है एबिलिटी, हमने कहाँ पढ़ा था, कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हमने ये पढ़ा था कि कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, उसके तीन पिलर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, नॉलेज, स्किल और एबिलिटी। तो चलिए इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप इसको जो बाहर का एक है इसको आप एबिलिटी मान सकते हैं, और अंदर का जो एरिया है उसको स्किल मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं यदि ये कहूँ कि आई हैव एबिलिटी टू पास द एग्ज़ाम, ओके, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ, राइट। तो ये किस में आ जाएगा, ये एबिलिटी में आ जाएगा, राइट। कई बार यदि मैंने उस एग्ज़ाम को टॉप किया है तो मेरे अंदर क्या आ जाती है, स्किल आ जाती है, राइट, कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, वो स्किल आ जाती है, और वो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो इसको बताता है। तो ये क्या हो जाता है, स्किल हो जाता है। एक और वर्ड आएगा कैपेसिटी, जिसको एक और हम टर्म से समझेंगे कि कैपेबिलिटी कहलाती है, बीच का टर्म होता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एग्जाम में मैं टॉप करूंगा। तो बेसिक डिफरेंस एबिलिटी और कैपेबिलिटी में होता है। एबिलिटी क्या है, एक नॉर्मल है, जो किसी के अंदर किसी काम करने का पोटेंशियल है, इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है। कैपेबिलिटी है नॉर्मल लोगों से थोड़ा, यदि वो हट के इम्प्रूव कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई सिंगिंग अच्छी कर लेता है, उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। और उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक सिंगिंग में उसने कई प्राइज जीत रखे हैं, कई बार उसने टॉप कर रखा है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है फिर, स्किल। स्किल हमेशा एक्सपीरियंस मांगती है, एक्सपीरियंस से क्या आ जाती है उसके अंदर, स्किल काम करने की। कोई एक बहुत अच्छा यूट्यूबर होता है, कोई बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग कर लेता है, फोटोग्राफी कर लेता है, क्योंकि उसने बहुत समय से कर रखी है फोटोग्राफी अच्छी, तो उसके अंदर क्या आ गई, काम करने की स्किल, राइट। किसी कोई फोटोग्राफी कोई करना सीख रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उस फोटोग्राफी की एबिलिटी है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि वो अच्छी खींचेगा, तो उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। तो तीनों टर्म, ये जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी और ये स्किल है, एक ही चेन में ये आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला हमारा टर्म है वो है एकेडमिक इक्विटी और एजुकेशनल इक्विटी। तो ये दोनों एक ही टर्म है, तो इनका मतलब क्या होता है। वैसे मैं बता दूं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वालिटी होता है सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार या टीचिंग करना, तो ये क्या है, इक्वालिटी है, जिसको समानता कहते हैं। और इक्विटी जो होता है, इक्विटी कहलाता है कि हम समान लोगों के साथ समान व्यवहार करें, है ना। इसका इसी के साथ एक और वर्ड छिपा हुआ है, का मतलब असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करें।
तो फॉर एग्जांपल ये समझिए कि इसमें जो 3 बच्चे ये बने हैं 1 2 एंड 3, ये हाइट को नहीं दिखा रहा है, बेसिकली ये इनके बैकग्राउंड को दिखा रहा है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये थोड़ा वीक है, ये और ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, इसका बैकग्राउंड है, मेंटल भी हो सकता है, राइट, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इक्वालिटी, यदि हम तीनों को एक जैसा पढ़ाएंगे तो ये इक्वालिटी के अंदर आएगा, कि मतलब ये जो बहुत अच्छा बच्चा है और इसको कम है तो ये पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम एक जैसा पढ़ा रहे हैं, तो ये बच्चा उस लेवल को पार कर जाएगा लेकिन ये बच्चे अधूरे रह जाएंगे। मान लीजिए ये पासिंग मार्क्स है, अब हमें पार कराना है, तो हम इन बच्चे को क्या करेंगे, थोड़ा इंडिविजुअली सपोर्ट करेंगे, इंडिविजुअली कुछ एक्स्ट्रा मैथोलॉजी अपनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टीएलएम के साथ बताएंगे, कुछ और बेहतर तरीके से हम इसे समझाएंगे टॉपिक्स को, जिससे ये बच्चे भी उस स्किल को सीख जा करके उस अच्छे जो सामान्य बच्चे हैं उनके बराबर आ सकें। तो ये क्या कहलाता है, इक्विटी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इक्वालिटी का मतलब हो गया सबके साथ एक जैसा, इक्विटी का मतलब है समान लोगों के साथ एक जैसा, मतलब जो बैकग्राउंड बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उनके साथ अलग मटेरियल हम यूज़ कर लें पढ़ाने के लिए, क्योंकि और ज़्यादा आसान तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक अपने क्लास में भी किया था ये यूज़, कि मैंने एक टाइम बताया था, टाइम देखना, घड़ी पे वॉच देखना, राइट, टाइम देखना। तो जो ज़्यादा स्किल बच्चे हैं वो सीख गए थे तुरंत इससे, लेकिन कुछ जो कमज़ोर बच्चे हैं वो नहीं सीख पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है उन्हें काउंटिंग अच्छे से नहीं पता हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, प्रैक्टिकल जो वॉच ला करके क्लास में, ये कहलाता है आवर हैंड। इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें टाइम लिखा रहता है घड़ी में 12:06 है ना। तो इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मैंने मिनट भी बना दिए। अब क्या कर दिया मैंने, इसके साथ मिनट भी बना दिए। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 0, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो जिससे वो आवर भी बता सकते हैं प्लस पीछे मिनट भी लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग वे करने का तरीका मैंने दूसरी मैथोलॉजी अपना ली। इससे क्या हो गया, ये जो पुराने कमज़ोर बच्चे थे वो भी इम्प्रूव हो गए, और वो भी टाइम देखना बहुत आसानी तरीके से सीख गए और इंटरेस्ट भी लेने लगे। तो एकेडमिक इक्विटी क्या है, एकेडमिक इक्विटी मीन्स एवरी चाइल्ड गेटिंग व्हाट ही और सी नीड टू डेवलप। हर एक बच्चे को वो मिले जो वो जिस डेवलप लेवल पे जो चाहिए उसको। तो ये किसके अंतर्गत आता है, एकेडमिक इक्विटी के अंतर्गत आता है ना। हर एक चाइल्ड की हमें नीड देखनी है, क्योंकि हम एक जैसा पढ़ाएंगे तो जो होशियार बच्चे होंगे वो उस लेवल को पार कर जाएंगे। यदि हम बहुत लो लेवल का पढ़ाएंगे, लो लेवल का मतलब है कि बहुत एकदम आसान भाषा में, तो हो सकता है कि स्किल्ड जो बच्चे हैं आपकी क्लास के वो इंटरेस्ट नहीं लें, क्योंकि वो उनको पहले से आता है। तो हमें 2-3 पेडागोजी अपना करके चलनी पड़ती है क्लास में, कि एक पहले एक जो समान रूप से सबके लिए है, फिर उसके बाद हमें यदि लगता है कि कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए, उसके लिए दूसरी, है ना। तो वो क्या आ जाता है, एजुकेशनल इक्विटी के अंतर्गत आ जाता है। मैं इतनी बेसिक्स इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वाले जो टर्म है, इक्विटी, इक्वालिटी, स्किल, है ना, नॉलेज, ये वाले टर्म यदि आपको एग्जाम में काफ़ी परेशान करने वाले हैं यदि आ गए तो, और आना ही है इस बार, क्योंकि ये जो सारे टर्म हैं ये एजुकेशन पॉलिसी में लिए गए हैं, एनसीए में यूज हुए हैं, इसलिए आएंगे। अगला लिखा हुआ है असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए असेसमेंट, ये हमने यूज़ किया था कि जो सीबीई में है, ये जो कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज़ करना है, इसलिए हम सीबीई लाए हैं। तो प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड इंटरप्रिटिंग एविडेंस फॉर यूज बाय लर्नर्स, इसमें क्या है कि एविडेंस होता है, ये एक क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। टीचर जो यूज करते हैं, वेयर द लर्नर्स आर इन देयर लर्निंग, कोई जो लर्नर सीख रहा है बच्चा अभी किस लेवल में है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। वेयर दे नीड टू गो, उन्हें कहाँ अभी जाने की आवश्यकता है, एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर, और क्या बेस्ट हो सकता है वहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए। तो इसी से तीनों चीज़ें हमारी स्पष्ट हो रही हैं कि असेसमेंट जो होता है ये कोई जजमेंटल नहीं होता है। इसका मतलब कि सिर्फ हमें मार्क्स बताना नहीं होता, उद्देश्य क्या रहता है, पॉजिटिव इंडिविजुअलाइज प्रोवाइड फीडबैक। इसका मतलब कि हम उन्हें फीडबैक देते हैं ये जानने के लिए कि क्या कमियां हैं, जिससे हम कोई वर्क कर सकें। अब बात आती है असेसमेंट के साथ साथ इवेल्युएशन की, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो असेसमेंट कहलाता है क्लास के बीच बीच में हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट से उन्हें कोई लॉस नहीं होगा कि वो अगली क्लास में नहीं प्रमोट होंगे, फेल हो जाएंगे। असेसमेंट का ये उद्देश्य होगा कि वो क्या होगा, हमें उनकी कमियां पता चल जाएंगी। लिखा हुआ है
कि लर्नर्स, वेयर आर द लर्नर्स इन देयर लर्निंग, वेयर दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट टू गेट देयर, उनके लिए क्या बेस्ट तरीका होगा। अब सेम इवेल्युएशन क्या होता है, प्रोवाइड क्लोजर इज अ जजमेंटल अप्लाइड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, सो द शॉर्ट लिस्ट फॉल। इवेल्युएशन कहलाता है, जैसे हमने क्वार्टरली एग्जाम लिया, हाफ ईयरली एग्जाम लिया और एनुअल, मोस्टली इसको एंड ऑफ द सेशन लिया जाता है, असेसमेंट बीच बीच में या स्टार्टिंग में लिया जाता है। एंड ऑफ द सेशन से मतलब है कि फाइनल आपके एग्जाम हुए, उससे ये डिसाइड होगा कि आप अगली क्लास में प्रोमोट हो रहे हैं या नहीं, ये भी डिसाइड होगा कि आपकी क्लास में क्या रैंक है, किस तरह से मार्क्स हैं। बल्कि उसका ये उद्देश्य नहीं होगा इवेल्युएशन का कि आपको अब आपके मार्क्स आ गए हैं, अब आपको हम टीचिंग देंगे और जो कमियां हैं वो दूर करेंगे, क्योंकि वो असेसमेंट के अंतर्गत आ गई। इसीलिए असेसमेंट को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं, और इवेल्युएशन को समेटिव बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव समेटिव क्या कहलाती है लर्निंग, फॉर्मेटिव वही कहलाता है जो हम क्लास के स्टार्टिंग में बीच बीच में जो टेस्ट लेते रहते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनका लर्निंग स्टेटस, और समेटिव ज़्यादातर एंड ऑफ द सेशन लिया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंपिटेंसी क्या कहलाती है। तो कंपिटेंसी कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क यूजिंग नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी। हमने बताया था नॉलेज स्किल एबिलिटी, यही तो कंपिटेंसी होती है बेस्ड एजुकेशन। तो ये एक कैपेबिलिटी मतलब उसके अंदर योग्यता है क्या परफॉर्म करने की, अपना नॉलेज यूज करेगा बच्चा, स्किल यूज करेगा और एबिलिटी यूज करेगा। कोई क्या क्या परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क, टास्क का मतलब यहाँ पर लर्निंग से है, जो लर्निंग यूज करेगा तो अपनी नॉलेज यूज करेगा जो पुराना सीख रहा है। स्किल का मतलब होता है एक्सपीरियंस के साथ साथ जो उसने अपना कोई विशेष किया हुआ है किसी एरिया में। और एबिलिटी का मतलब है कोई किसी क्षेत्र में उसका स्कोप है, तो एबिलिटी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम विशेष रूप से समझेंगे एबिलिटी और कैपेबिलिटी को। इसका मतलब, एबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे कोई बच्चा खेलना सीख रहा है अभी क्रिकेट, तो उसके अंदर क्या है, क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है। कैपेबिलिटी का मतलब कि स्कूल में या कहीं नेशनल लेवल पर संभावना है कि इतना अच्छा खेल रहा है कि उसे रैंक लग सकती है, नेशनल लेवल उस रणजी ट्रॉफी खेल सकता है ना, स्कूल में चैंपियन बन सकता है, तो उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया पुराना कि कई उसने रिकॉर्ड प्राइज जीते हुए हैं, कई बार टॉप आया है, तो उसके अंदर अब क्या आ गई, स्किल आ गई। वो क्या है, एक स्किल है। आपने ये पढ़ा होगा कि नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में आप पढ़ते होंगे कि स्किल्ड वर्कर नॉन स्किल्ड वर्कर है। तो अपने देश में बेरोजगारी क्यों है, आपने ये पढ़ा होगा कि स्किल की कमी है, नॉन स्किल्ड वर्कर ज़्यादा हैं और स्किल्ड वर्कर की कमी है। तो ज़्यादातर कोशिश रहता है, आपने पढ़ा होगा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, आपने पढ़ा होगा है ना, योजना जो है वो स्किल करने के लिए है युवाओं को। स्किल से आप समझ गए होंगे कि उसके अंदर एबिलिटी तो है, कैपेबिलिटी भी आ जाए, साथ साथ वो स्किल हो जाए किसी काम करने में, तो ये हो जाता है स्किल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आज का टॉपिक है, ये जो टर्म है कंस्ट्रक्टिव एंड इफेक्टिव फीडबैक। तो हम फीडबैक जो देते हैं, आपको पता होगा जनरली हम फीडबैक क्या कहलाता है, असेसमेंट ही कहलाता है। जब हमने उनका टेस्ट लिया, हमने उन्हें बताया कि पेरेंट्स को भी हमने बताया या हमने खुद जाना कि बेटा आप में ये कमी है, आप इसको इम्प्रूव कर लो। लेकिन फीडबैक नॉर्मल देना और इफेक्टिव क्या कहलाता है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज प्रोवाइडिंग यूजफुल कमेंट्स एंड सजेस्टिव दैट कंट्रीब्यूट अ पॉजिटिव आउटकम, अ बेटर प्रोसेस और इम्प्रूव्ड बिहेवियर। बच्चों का जो बिहेवियर है या लर्निंग कैपेसिटी है, तो वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव आउटकम्स यदि आ रहे हैं। पॉजिटिव आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि आउटकम्स जो है, हमने फीडबैक हमारे देने के बाद वो बच्चा और ज़्यादा सीखने लगे, है ना। हम भी कोशिश करें कि नई नई पैडागोजी अपनाएं और बच्चा भी कोशिश करे नई चीज़ें सीखने की, तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। नॉर्मल फीडबैक क्या होता है, फीडबैक हमने दिया उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो एक नॉर्मल फीडबैक हो गया। बट हम खुद चाह रहे हैं कि बेटा आपने ये अभी नहीं बना आपसे, कोई बात नहीं, अब हम इसको सीख लेंगे और अगली बार हम ये गलतियां नहीं करेंगे, तो ये कैसा फीडबैक हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ, इफेक्टिव हुआ और पॉजिटिव भी हुआ। तो कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, कैसी लगे ये हमारे टर्म्स आज के, जो आपके काफ़ी एग्जाम में काम में आएंगे। आपने हमारा अभी तक यदि चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके ये छोटे छोटे से एफर्ट जो हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, हमें बहुत मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है
और आपका जो सपोर्ट है वो हमें एक मोटिवेट करता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। और कई कमेंट आ रहा था कि आप ये जो कंटेंट लेते कहाँ से हैं, तो मैंने कई बार भी आपको बताया है कि मैं जो कंटेंट लेता हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट में जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं जो 100% ऑथेंटिक रहते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, है ना, और एनसीएफ हो गया, और जो इनके जो ऐप हैं, गवर्नमेंट ऐप हैं, कैसे, जैसे दीक्षा ऐप हो गया, निष्ठा हो गया, ई पाठशाला ऐप हो गया। तो गवर्नमेंट की बेटा जितनी भी ये हैं वेबसाइट हैं, जो ऐप हैं, जो मटेरियल है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मटेरियल का यूज़ करके आपको पढ़ाता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ और एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता हूँ। तो ये आपके तो डाउट हो गए, थैंक यू। फिर अब क्या है, आगे भी मैं कुछ टर्म लाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे आपको डाउट्स क्लियर करूंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और बिल्कुल कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।